गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं गोल्जी बॉडी को एक्सप्लेन करूंगा। कल के क्लास में मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन किया था। तो अभी आप फिगर के हिसाब से देखिए, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ ये पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते थे, एक वो जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट था जिसे आप आरईआर कहते थे, और एक वो दूसरा पार्ट जिस पर राइबोसोम एब्सेंट था उसे आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। इसके सारे फंक्शंस को आपने पहले एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स गोल्जी कम्प्लेक्स को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। गोल्जी कम्प्लेक्स, अगर हम सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो उसमें ये भी वाइटल सेल ऑर्गेनेल्स में से आता है। इस सेल ऑर्गेनेल्स का डिस्कवरी सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं। आपने सुना होगा कि इसे हम और अदर नेम से भी जानते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते, गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते, गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। तो थोड़ा सा हम ये समझ लें कि गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है। गोल्जी बॉडी सिर्फ इस सिस्टर्नल पार्ट को, यानी अगर हम गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी ओनली ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी के ग्रुप को हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। लेकिन गोल्जी बॉडी में जब आप वेसिकल्स को ऐड कर लेंगे, वेसिकल्स को, देन आफ्टर ये गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स कहलाता है। हमें लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि गोल्जी बॉडी ओनली ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी को हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। लेकिन इसी गोल्जी बॉडी में जब आप इंक्लूड कर देंगे इस वेसिकल्स को, तब आप उसे गोल्जी कम्प्लेक्स कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन, एक चीज़ याद रखेंगे कि जितने भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उस सभी के केमिकल कंपोजिशन में फॉस्फोलिपिड तो है ही। चूँकि मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन ही लिपिड से होता है, इसीलिए इसमें भी फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन होगा। जितना भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है उन सभी की मैं बात करता हूँ। लेकिन इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी इसमें प्रोटीन है प्लस लिपिड है, और इसके साथ साथ इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स, ये तीनों का कंपोजिशन जब ऐड होगा तो उससे इस गोल्जी कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चीज़ केमिकल कंपोजिशन में याद रखेंगे कि गोल्जी एपरेटस का केमिकल कंपोजिशन कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम्स। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने प्रोटीन एंड सिर्फ लिपिड बताया है। यहाँ पर प्रोटीन, लिपिड प्लस एंजाइम्स, यानी ये तीनों का कंपोजिशन है।
एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जिसे आप नोट में लिख लें, इन प्लांट सेल it is called डिक्टायोसोम। प्लांट में इसको हम डिक्टायोसोम बोलते हैं, डिक्टायोसोम। ये चीज़ याद रखना है। यानी प्लांट सेल में जो गोल्जी एपरेटस है उसे आप गोल्जी एपरेटस के नाम से नहीं, वहाँ पर हम इसे डिक्टायोसोम के नाम से जानते हैं। यानी प्लांट सेल में इसे डिक्टायोसोम कहा जाता है। इस तरीके से आप इसके कंपोजिशन तक समझ गए। अब हम थोड़ी सी बात इसके स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। तो गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपने अभी अभी देखा कि सिस्टर्नी और वेसाइकल्स होता है। तो इन सभी को कंबाइंड फॉर्म में जब इस सिस्टर्नी के साथ साथ ये वेसाइकल्स को ऐड कर लेंगे तो यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी एपरेटस कहलाएगा। लेकिन इसमें डिफरेंट सेल में नंबर ऑफ सिस्टर्नी डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि आप इस चीज़ को भी याद रखें। मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखिए। इन जनरल अगर हम जनरल सेल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ सिस्टर्नी जो होता है, नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन जनरल अगर हमें याद रखना हो तो इसको आप याद रखेंगे। इसका नंबर 4 to 8 होता है। यानी नंबर ऑफ सिस्टर्नी जनरली सेल में 4 से 8 होता है। लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें इसका नंबर यानी नंबर ऑफ सिस्टर्नी जो होता है वो 60 होता है। तो यहाँ पर आप ऊपर में लिख दें नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन जनरल 4 to 8, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इसका नंबर 60 तक हो सकता है। तो ये चीज़ हमें लगा याद रखना ज़रूरी है, इसीलिए आप इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने जो सिंपलेस्ट फॉर्म है यानी नंबर ऑफ 4 सिस्टर्नी आप यहाँ पर देखें जो ब्लैक कलर से है, ये सिस्टर्नी है। मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को साथ साथ थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश किया हूँ। इस चीज़ को आप समझें। यहाँ पर आप देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को भी हम सिस्टर्नी ही बोले थे। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको भी हम सिस्टर्नी ही बोलते हैं। यानी इस दोनों को सिस्टर्नी बोला जाता है। लेकिन बेसिकली अगर देखें तो इस दोनों सिस्टर्नी में डिफरेंस है। आप गौर कीजिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी सिस्टर्नी है, इसके बीच में कहीं पर भी गैप नहीं है। इट मीन्स ऑल सिस्टर्नी आर अटैच विथ ईच अदर, while एज इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी आर डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर। इसमें अलग अलग है और इसमें दो सिस्टर्नी के बीच में मैट्रिक्स प्रोटीन्स होते हैं जिसके थ्रू ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मतलब साफ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी के बीच में किसी प्रोटीन की बात नहीं है। ये सिर्फ कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें हर एक ट्यूब का कनेक्शन एक दूसरे से है, जो आप देख रहे हैं यहाँ से।
लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये सभी सिस्टर्नी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेकिन स्टैकिंग होती है और उस स्टैकिंग में ये दोनों सिस्टर्नी एक दूसरे से जो जुड़े हुए होते हैं, तो बीच में मैट्रिक्स प्रोटीन्स होता है, उस प्रोटीन्स के थ्रू ये अटैच होते हैं। अब एक चीज़ और बात करें स्ट्रक्चरली, मैंने इस फेज को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सिस फेस लिखा है, और दूसरे तरफ का जो फेस है उसे हमने ट्रांस फेस लिखा है। तो सिस फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक्चुअली ये न्यूक्लियस के करीब ही रहेगा, लेकिन गोल्जी apparatus का वो फेस जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ डायरेक्टेड होता है, उसे हम सिस फेस बोलते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अपोजिट साइड होता है उसे हम ट्रांस फेस लिखते हैं। अब थोड़ी सी और बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपको दिखाया है कि ये वेसाइकल्स जो आप देख रहे हो, ये वेसाइकल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने के बाद, निकलने के बाद ये गोल्जी apparatus के पास आता है और गोल्जी apparatus में इन करता है। किस फेज से? तो सिस फेज से। और फाइनली ये इससे होते हुए बाहर के तरफ आ जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? तो इस रिलेशन को अभी हम इसके डिफरेंट फंक्शनिंग में आपको क्लियरली बताएंगे कि ऐसा एक्चुअली होता क्यों है, और तब आपको गोल्जी apparatus के इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता चल जाएगा। नोट में एक बात लिखें, आप याद रखें, इट इज एब्सेंट इन मेमेलियन आरबीसी। मेमेलियन आरबीसी में ये एब्सेंट होता है, यानी हम लोगों का ब्लड सेल जब मैच्योर हो जाएगा आरबीसी, तो उस आरबीसी में गोल्जी apparatus एब्सेंट होता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन मतलब इसके फंक्शनिंग के तरफ। नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसके फंक्शन को आप देखें तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन में याद रखें कि आप it is responsible for transporting modification and packaging of materials मतलब ये है
कि गोल्जी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्टिंग मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। अब ये कैसे होता है ये चीज़ समझिए। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शंस हैं और उस फंक्शंस में आप जानेंगे या जानते होंगे कि डिफरेंट तरह के मटेरियल्स का फॉर्मेशन करना ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का फंक्शनिंग है। लेकिन वो मटेरियल रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल मीन्स कि अभी उसको प्रोसेसिंग करना ज़रूरी है तभी वो फंक्शनल होगा। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपने देखा कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है आरईआर में। एसईआर में आपने देखा कि ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, एंजाइम का सिंथेसिस करता है, हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है। तो ये सभी चीज़ यहाँ से सिंथेसिस होके वेसाइकल्स के थ्रू आते हैं। तो ये वेसाइकल्स रिलीज हो गया, लेकिन ये वेसाइकल्स में जो अभी सब्सटेंस हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो आप एक तरह से समझें कि अभी ये नॉन फंक्शनल है, यानी ये वेस्ट के तरह है। लेकिन यही मटेरियल यानी ये रॉ मटेरियल है, और जब ये रॉ मटेरियल गोल्जी apparatus के अंदर आएगा तो गोल्जी apparatus के अंदर आने के बाद इसमें मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि इसके अंदर ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो किसी भी मटेरियल जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें वो सब्सटेंस ऐड होने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। इसलिए ये कम्प्लेक्स बायोकेमिकल का सिंथेसिस भी करता है इनसाइड द सेल गोल्जी apparatus, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू जो मटेरियल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सभी पहले गोल्जी apparatus में इंटर करेगा, जहाँ पर इसकी मॉडिफिकेशन होगी एंड मॉडिफिकेशन के बाद उसका पैकेजिंग होगा, और पैकेजिंग होने के बाद तब उसका ट्रांसपोर्टिंग अदर सेल ऑर्गेनेल्स जिसको उसकी ज़रूरत है उसके पास तक पहुंचा दिया जाता है। आप जानते होंगे कि सेल का सेल मेम्ब्रेन जब डैमेज होता है तो उस सेल मेम्ब्रेन के लिए प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड इस सब की ज़रूरत होगी, क्योंकि वही उसका केमिकल सब्सटेंस है। तो उस केमिकल सब्सटेंस का सिंथेसिस तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो गया, लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब गोल्जी apparatus को देगा देन आफ्टर उसमें मॉडिफिकेशन होगी, यानी जिस सब्सटेंस की लैकिंग है उस सब्सटेंस का एडिशन होगा। देन आफ्टर फिर वो वेसाइकल से होते हुए फाइनली सेल मेम्ब्रेन तक जाएगा, जहाँ पर वेसाइकल्स उस मटेरियल को रिलीज करता है। देन आफ्टर वो रप्चर्ड मेम्ब्रेन फिर से बन जाता है। इतना ही नहीं, ये डिफरेंट मटेरियल, ये तो मेम्ब्रेन की मैंने बात करी, कहीं पर प्रोटीन की ज़रूरत होगी, कहीं पर लिपिड की स्पेशली ज़रूरत होगी। तो इन सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गोल्जी apparatus ही एक मीडियम है इनसाइड द सेल। इसके बाद सेकेंड फंक्शन इसका आप देखें तो वो है इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखें, सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन क्या होता है? तो सेल का सिक्रीशन, जाहिर सी बात है कि सेल के अंदर का जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को जब सेल बॉडी से बाहर रिलीज करेगा तब हम उसे कहेंगे सेल सिक्रीशन। एक सब्सटेंस होता है पैक्टिन, आपने पढ़ा होगा कि पैक्टिन की ज़रूरत होती है सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए। सेल वॉल में पैक्टिन आपने पढ़ा है, तो उस सेल वॉल तो आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर का वो मेम्ब्रेन है जो डेड है, तो उसमें सेलुलोज होता है। तो उस सेलुलोज का सिंथेसिस इनसाइड द सेल नहीं होता, लेकिन जो पैक्टिन की ज़रूरत है, इस पैक्टिन का सिंथेसिस इनसाइड द सेल होता है।
और वो गोल्जी अपैरेटस उस पैक्टिन को आउटसाइड द सेल रिलीज करता है, तब सेल वॉल को मिलता वो पैक्टिन। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल सेक्रीशन। इट इज़ दैट प्रोसेस थ्रू विच गोल्जी apparatus secrete pectin inside the cell to outside the cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर इनसाइड द सेल से जो पैक्टिन को सिक्रीट करता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज सेल सिक्रीशन। सो इट इज़ द वाइटल और इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus। एक टर्म आता है थर्ड में, आप इसे याद रखें, इलेबोरेशन। इलेबोरेशन, तो इलेबोरेशन का मीनिंग यही है, ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। ये तीनों टर्म को कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं इलेबोरेशन। क्यों? कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू जिस मटेरियल्स का सिंथेसिस होगा, वो सभी मटेरियल्स पहले आएंगे गोल्जी apparatus के अंदर थ्रू द वेसिकल्स, और यही वेसिकल्स यहाँ पर आने के बाद मॉडिफाई होगा, पैकेजिंग होगा, देन आफ्टर उसका ट्रांसपोर्टेशन उसके निर्धारित सेल ऑर्गेनेल्स तक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सेल ऑर्गेनेल्स सेल के लिए सबसे वाइटल है। तो इसे आप याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखें कि जितने भी सिस्टर्नी हैं, हर एक सिस्टर्नी का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ वाला जो फेस है उसे आप सिस फेस कहते हैं, और उसके अपोजिट का जो फेस है उसे आप ट्रांस फेस कहते हैं। यानी एक बार जब वेसिकल्स इसमें इंटर कर गया तो ये सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस ट्रांस होते होते ये तब ट्रांस फेस से बाहर आ जाता है। तब तक इसमें वही मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग हो जाती है, देन आफ्टर उसका ट्रांसपोर्टिंग इसी वेसिकल्स के थ्रू होगा। अब उस सेल ऑर्गेनेल्स के पास वेसिकल्स जाएगा, देन आफ्टर ये रप्चर करेगा, तो इसके अंदर जो मटेरियल्स हैं मॉडिफाइड मटेरियल्स होंगे, और वो मॉडिफाइड मटेरियल्स का वो सेल ऑर्गेनेल्स यूज कर लेता है। तो इस तरीके से अभी के क्लास में हम लोगों ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं लाइसोसोम को एक्सप्लेन करूँगा, तो आप उसे भी ध्यान से पढ़ लेंगे। और याद रहे कि हर एक सेल ऑर्गेनेल्स को थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ें, ताकि आपको सभी का डिफरेंसेस एक बार दिमाग में रहेगा। अलग अलग करके पढ़ें तो अच्छा से आपको याद भी हो जाएगा। सेल स्ट्रक्चर वैसे देखने में कम्प्लेक्स लगता है, लेकिन जब आप एक एक करके इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको सभी फंक्शनिंग याद रहती है। और जो जो इम्पोर्टेंट बातें वो याद रखना कि ये प्लांट सेल में डिक्टायोसोम कहलाता है, इसका डिस्कवरी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कैमिलो गोल्जी ने किया। उसी तरीके से इसके स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी का नंबर जनरली सेल में 4 to 8 होता है, लेकिन यूनिसेलर में चूँकि बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है, सिंगल सेल के ऊपर लोडिंग बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें ये सिस्टर्नी का नंबर 60 तक हो जाता है। तो इस तरीके से इसके फंक्शन को भी याद रखेंगे। तो फंक्शन में तो यहाँ मेन यही है, ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, और उसके बाद सेल सिक्रीशन। इसके अलावे आप यही देखोगे कि मॉडिफिकेशन क्यों और कैसे, तो आपने देखा कि डिफरेंट सेल मटेरियल्स का सिंथेसिस इसके अंदर आएगा, और फिर यहाँ पर उसमें जो कुछ भी लैकिंग है उसका एडिशन करेगा। यानी ये डिफरेंट मटेरियल्स का, बायोकेमिकल्स का सिंथेसिस भी करता है। तो अब एक फंक्शन में और लिख ही लें, फोर्थ फंक्शन में इट फॉर्म्स डिफरेंट complex बायोकेमिकल्स। इसका फॉर्मेशन करता है। तो इससे ये होगा कि इसका ज़रूरी कब पड़ेगा, तो जिस भी मटेरियल्स का सिंथेसिस होके इसमें आता है तो उसमें जिस चीज़ की लैकिंग रहती है उस बायोकेमिकल्स को ये ऐड करके उसे मॉडिफाई कर देता है। देन आफ्टर उसके ऊपर से मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, तब वो कम्प्लीटली वेसिकल के फॉर्म में बाहर आएगा, एंड देन आफ्टर इसका ट्रांसपोर्टिंग हो जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट मटेरियल्स को ये इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइसोसोम को एक्सप्लेन करूँगा। ओके।